हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आज का टॉपिक है डी डॉलराइजेशन। किस तरीके से डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। रीज़न ये है कि शायद अंकल सैम अब उतने ताकतवर नहीं रहे, और ये कोई एक आइसोलेटेड टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कोई फ्यूचर में होने वाली कोई चीज़ है। आज की करंट सिनेरियो में ये चीज़ हो रही है। अगर यूएई की विजिट पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं तो वहाँ एक डील साइन हुई है रुपी और दिरहम के बीच में, जहां पे जो भी ट्रेड रिलेशंस है अब दोनों कंट्रीज इंडिया और यूएई अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की है। एक और न्यूज है जो आज के रियल टाइम सिनेरियो में देखा जाए कि यूएस ने दो कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। दो, उसमें तीन कंट्रीज एक्चुअली, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो हमेशा यूएस सैंक्शंस के घेरे में रहती ही हैं। और वहां पे यूएई सॉरी ईरान एंड रशिया ने क्या किया है कि वो गोल्ड बैक स्टेबल कॉइन लेके आए हैं। स्टेबल कॉइन इज अ काइंड ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी। तो वो स्टेबल कॉइन गोल्ड से बैक्ड रहेगी, क्योंकि क्रिप्टोज का ज्यादातर ये रहता है कि वो फ्लक्चुएटिंग रहती है, बट स्टेबल कॉइन की अपनी एक वैल्यू होती है जो एकदम स्थायी होती है, एकदम कंसोलिडेटेड होती है, और वो गोल्ड से बैक्ड है। इसीलिए ज़ेरोधा फाउंडर निखिल कामत ने भी कहा था कि पता नहीं क्यों दुनिया इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन दिस कैन चेंज द होल फेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। तो जिस इस इन इवेंट्स के बैकग्राउंड में हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि डॉलर का ये जो पूरा डॉलर है उसका डी डॉलराइजेशन हो रहा है, और इसके पीछे के वजह क्या है, क्या इसकी जरूरत हमें है, और कितना मुश्किल है ऐसा होना, कितना मुश्किल है यूएसए की इकोनॉमी पे जो डिपेंडेंस पूरी दुनिया भर की है उससे पीछा छुड़ाना। ठीक, तो सबसे पहले रीजन से शुरू करते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। एक ब्रीफ जो चार पांच रीजंस हैं मैं आपको पहले बता देता हूं, देन हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। जैसे ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल करेंसी, डॉलर के ऊपर पूरी दुनिया की डिपेंडेंस है। सेकंड, द कंसर्न्स अबाउट द वैल्यू ऑफ द डॉलर, डॉलर की वैल्यू को लेके जो जिसे सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता था उसको लेके भी कंसर्न्स अब शुरू होने लगे हैं। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिस तरीके से यूएसए की टेंशंस दूसरी दुनिया से हैं, तो वो अपनी इस डॉलर को एक्सेप्ट करने में रिलक्टेंट है कि ये हम इनसे लड़ भी रहे हैं और इन्हीं के डॉलर के ऊपर हम डिपेंडेंट भी हैं। फोर्थ, चाइना का इन्फ्लुएंस, और उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का इमरजेंस। तो एक बार अगर हमने देखने की कोशिश करें तो ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल करेंसी, क्या हुआ है कि इस वक्त टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी तो दुनिया के हर देश को मिल चुकी है, लेकिन इस टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के अलावा जो एक चीज जो सही मायने में हर कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाती है वो है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, और वो अभी दुनिया पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाई है। द एक्सपोजर टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द डॉलर फ्लक्चुएशंस, क्यों? क्योंकि जैसे यूएसए की मॉनेटरी पॉलिसी में अगर जितनी ज्यादा डिपेंडेंस यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर है, अगर यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंज आता है तो वो पूरी दुनिया पे इंपैक्ट करता है, क्योंकि पूरी दुनिया कनेक्टेड है यूएस इकोनॉमी से। इसीलिए जब भी पिछले कुछ टाइम से, जब से इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई चल रहा था, तो जो एक इंसान जेरोम पाउल, जो फेड चेयरपर्सन है यूएसए की, तो ये कहा जाने लगा, ये पूछा जाने लगा कि क्या किसी एक आदमी के हाथ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसकी एक स्टेटमेंट की वजह से सिर्फ यूएसए की नहीं दुनिया भर की मार्केट्स ऊपर से नीचे होने लगे, सिर्फ एक आदमी की स्टेटमेंट्स पे, पॉलिसीज पे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो वहां के चेयरमैन है, फेड के चेयरमैन है। एंड सेकेंडली, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि रशिया और ईरान ने मजबूरी में एक कदम उठाया कि वो एक स्टेबल कॉइन लेके आएंगे, क्रिप्टो करेंसी जो गोल्ड से बैक्ड होगी, तो जो पोटेंशियल सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसका इंपैक्ट दुनिया पे पड़ता है, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा जो ओवर डिपेंडेंस है एक सिंगल करेंसी पे, वो लीड कर रही है दुनिया को कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाए। सेकेंड, द कंसर्न्स अबाउट द वैल्यू ऑफ डॉलर। कोविड के बाद जिस तरीके से डॉलर्स की छपाई हुई है, जिस तरीके से उसे बहुत ज्यादा मात्रा में छापा गया, अब तक हम लोग, पहले बहुत सवाल पूछा जाता था बचपन में कि क्यों नहीं इतने सारे हम नोट छाप देते कि हम लोगों को दे दें और गरीबी घट जाए। ऐसे नहीं होगा, वो वही होगा जो अभी टमाटर के प्राइस हैं, एकदम स्काई रॉकेट कर जाएंगे, सभी के पास पैसा है, सभी उसकी बोली लगा लगा के खरीदने लगेंगे। और वही हुआ कोविड के बाद, जब बहुत सारी इकोनॉमीज, बहुत सारे लोग घर में बैठने लगे, तब वहां पे जो फेडरल रिजर्व था यूएस का, उसने बहुत सारी प्रिंटिंग, मनी प्रिंटिंग की, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसका अब खतरा हो रहा है। क्योंकि वही जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारा पैसा जब लोगों के पास पहुंचने लगा, तो उनके पास अभी स्पेंडिंग पावर ज्यादा है, और उसी इन्फ्लेशन के चक्कर में, क्योंकि इंटर रिलेटेड इकोनॉमीज हैं, तो दुनिया भर पे उस इन्फ्लेशन की दिक्कतें आ रही हैं। एंड सेकेंड, द लार्ज यूएस बजट डेफिसिट्स।
अभी कुछ दिन पहले ऐसी बात हो रही थी कि शायद यूएस डिफॉल्ट कर जाएगा, यूएसए की इकोनॉमी डिफॉल्ट कर जाएगी, क्योंकि स्टेट और कांग्रेस के बीच में ये मतभेद चल रहे थे कि वो ब्रॉडली इस कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाएंगे कि हम इस डेट को आगे की तरफ लेके जाएं। हालांकि इवेंचुअली हो ही गया, कांग्रेस और प्रेसिडेंट के बीच में सलाह समझौता होकर वो इस बात से आगे गया, पर इस वर्ज पे पहुंच चुका है डॉलर कि उसकी वैल्यू को लेके अब कंसर्न्स आ गए हैं। वो डॉलर जिसको स्टेबलाइजेशन के लिए देखा जाता था, वो डॉलर जिसको एक रिलायबिलिटी के तौर पे देखा जाता था, अब वो नहीं रहा है। थर्ड रीजन है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब ये है कि आप हमें से लड़ो क्या, आप हमें मारो भी, क्योंकि यूएसए से तो कोई जीत नहीं सकता, और मार खाने के बाद वही कंट्रीज जाकर इन इकोनॉमीज इस यूएस के डॉलर पे डिपेंडेंट है। द वॉर्स इन इराक एंड अफगानिस्तान, या इराक अफगानिस्तान के अलावा कोई और कंट्री भी हो, सीरिया हो, इन कंट्रीज को इसी यूएसए से लड़ना भी है, और इनकी सारी कमोडिटीज, इनके सारे एक्सचेंजेस इन्हीं की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट भी हैं। तो वो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन जो यूएसए की दूसरी कंट्रीज के साथ हो रहे हैं, इसके बाद वो चाहते हैं बाकी कंट्रीज, दे आर रिलक्टेंट टू यूज द डॉलर एज अ रिजल्ट। वो नहीं चाहते कि अब इस तरीके से हम उसी इकोनॉमी को यूज करते रहें जिससे इवेंचुअली हमें नुकसान हो रहा है, जिसकी पावर, जिस इकोनॉमी की वजह से यूएसए के पास वो पावर आ रही है, तो उससे हम दूर होना चाहते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज चाइनाज इन्फ्लुएंस। हम सब जानते हैं कि चाइना अब इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी पावरफुल इकोनॉमी हो गया है कि आईएमएफ की भी प्रोडिक्शंस है कि 2035 तक शायद यूएसए को ओवरटेक करके नंबर 1 इकोनॉमी हो जाए। तो चाइना वो पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कर रहा हो, या जो लोन्स, इजी लोन प्रोवाइड करता है वो कंट्रीज को, उनके थ्रू कर रहा हो, कि उसकी ऊपर जो डिपेंडेंस है वो बाकी कंट्रीज की बढ़ती चली जाए। और इसकी वजह से जो डॉलर को छोड़ के कुछ लोग चूज कर रहे हैं कि क्या हम चाइना की तरफ अपनी नजर दौड़ा सकते हैं, क्या उसकी तरफ अपने आप को देख सकते हैं। एंड लास्ट रीजन जो एक है कि द ग्रोइंग इमर्जेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। डॉलर इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, डॉलर इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट्स, लेकिन द अपील ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज सच एज बिटकॉइंस और स्टेबल कॉइंस, दे आर द ऑल्टरनेटिव्स टू द गवर्नमेंट कंट्रोल करेंसीज लाइक डॉलर। यहाँ पे वो ऑल्टरनेटिव आता है तो लोगों के पास एक ऑप्शन है जिससे वो बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिससे वो किसी अनरेगुलेटेड बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और जब लोगों के पास ये ऑप्शन आया है तो वो इसे आजमा रहे हैं, वो इसे अपना रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इवेंचुअली अगर इन प्रॉब्लम्स को देखा जाए कि चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है लोगों के ऊपर, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से वो कंट्रीज जिन्हें यूएसए की ताकत से नुकसान हो रहा है वो उससे दूर हटना चाहते हैं, तो उसके जो ब्रॉड गोल्स हैं तो ये 2 गोल हैं। पहली बात तो ये है कि इन दिक्कतों की वजह से कंट्रीज अपनी करेंसी रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एंड सेकेंडली वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। If we look at the diversifying its currency reserves, the reducing the reliance on US dollar enhances the economic sovereignty। वही जो शुरुआत में मैंने बात की कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो आ चुकी है, लेकिन वो इकोनॉमिक इंटीग्रिटी तब आएगी जब कोई दुनिया का कोई एक प्रधान नहीं होगा। जब हम पंचायती लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, हम जब बात करते हैं कि एक इंडिया में ऐसा सिस्टम रहे जिसमें जुडिशरी का चेक रहे गवर्नेंस पे, लेजिस्लेचर का चेक एक दूसरे के ऊपर रहे, तो पूरी दुनिया को गवर्न करने के लिए क्यों सिर्फ एक इकोनॉमी के थ्रू, और उस एक इकोनॉमी से जो पावर जनरेट हो रही है एक कंट्री को, वही क्यों करे। इसीलिए उन करेंसी को डाइवर्सिफाई, जो करेंसी रिजर्व्स हैं उन्हें डाइवर्सिफाई किया जाए, किसी एक रिजर्व पे दुनिया डिपेंडेंट ना रहे। पहली चीज ये। एंड दूसरी है फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत किया जाए। वो कैसे किया जाएगा? डेवलपिंग रॉबस्ट फाइनेंशियल infrastructure aligned with the national interest, pursuing independent economic policies। जब यूएसए में जेरोम पावल जो फेड चेयरमैन है, जब वो कोई बयान दे या कोई स्टेप भी उठाए, उसकी वजह से किसी कंट्री की इकोनॉमी अगर पूरी तरीके से उधर ना जाए, पूरी तरीके से उसकी शेप बदल ना जाए, तो सही मायने में वो तब इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मोल्ड करने के लिए भी कंट्रीज ये चाहती हैं कि वो डॉलर से थोड़ा सा दूर जाएं। तो ब्रॉडली ये 2 रीजंस हैं। बट बात वही, जो इतने सालों से परंपरा, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें चली आती हैं, ये एकदम से टूट तो पाती नहीं है। तो इसके पीछे के कुछ चैलेंजेस हैं कि क्या डी डॉलराइजेशन एकदम से हो सकता है? शायद नहीं हो सकता। उसको हम आगे देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये चीजें मुश्किल हैं। De-dollarization can be a complex and challenging process. There are number of potential risks and disruptions
दैट नीड टू बी केयरफुली कंसिडर्ड। इसके अपने रिस्क हैं, अपने पोटेंशियल रिस्क और अपने डिस्ट्रप्शंस हैं। जब जब भी कोई चीज़ जब भी चाहे कोई टेक्नोलॉजी आती है या कोई चीज़ पुराने समय से चली आ रही हो, तो उसे एकदम से तोड़ के कुछ नया शुरू करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो और वो भी चैलेंज ऐसा कि जो डॉलर को पीछे करके अपनी अपनी करेंसीज को आगे लाना, तो उसके कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे पोटेंशियल डीवैल्यूएशन और द लॉस ऑफ ट्रस्ट इन न्यू करेंसी। डॉलर चल किस ले रहा है? अपनी स्टेबिलिटी के लिए और अपने ट्रस्ट फैक्टर के लिए, कि लोगों को भरोसा है कि भाई हमेशा लिक्विडिटी बनी रहेगी, डॉलर की कमी नहीं आएगी, डॉलर के ऊपर लोगों का भरोसा डगमगाएगा नहीं, इसीलिए वो करेंसी चली आ रही है। तो अगर कोई नई करेंसी आती है तो उसकी स्टेबिलिटी और उसकी लिक्विडिटी के कंसर्न जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, कि क्या वो उतना स्टेबल रहेगा, क्या वो उतना लिक्विड रहेगा कि लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को और सारे एस्पिरेशंस को कंप्लीट करता रहे, लोगों के इन द सेंस इकोनॉमीज के। एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द न्यू करेंसी इज बिट क्या वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कि नई करेंसी में आप उस तरीके का कॉन्फिडेंस और उस तरीके का ट्रस्ट अगर लेके आए। सेकेंड, कॉम्प्लेक्सिटी टू कमोडिटी प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग। कमोडिटीज आज जो प्राइस्ड हैं वो किसके अगेंस्ट प्राइस्ड हैं? डॉलर के अगेंस्ट ही। तो ऐसे कमोडिटीज जो दुनिया भर में जिनका इस्तेमाल है, जिसके अलावा चीजें चल नहीं सकती, फॉर एग्जांपल गोल्ड, मतलब आज भी चाहे कोई कितना ही कुछ क्यों ना कह ले, पर जिस तरीके का रिजर्व गोल्ड को माना जाता है कि उसकी उस लेवल पे प्रिंटिंग नहीं हो सकती कि वो इन्फ्लेशन उसे इन्फ्लेट कर दे बहुत ज्यादा, या ऑयल जिसके ऊपर अभी तक तो पूरी दुनिया डिपेंडेंट है ही। तो गोल्ड और ऑयल जैसे कमोडिटीज डॉलर्स में ही ट्रेड किए जाते हैं। तो कोई भी डी डॉलराइजेशन का स्टेप एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड ट्रेडिंग, इन कमोडिटीज की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और इनकी ट्रेडिंग में एक दिक्कत पैदा कर सकता है। चैलेंजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक और चैलेंज क्या है? इम्प्लीकेशंस फॉर डेट इन यूएसडीज। अब ये देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज ने यूएस डॉलर्स में उधार ले रखा है, डेट ले रखा है, तो डेट बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू द करेंसी डिवैल्यूएशन और फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स। अगर ऐसा होता है, डॉलर डिवैल्यूएट होता है या फिर एक्सचेंज रेट में दिक्कतें आती है, तो उस डेट का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, और जिससे इकोनॉमीज के ऊपर दिक्कतें आएंगी जिनके ऊपर ये पहले से उधार चढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज एंड डिफिकल्टीज इन डेट रीपेमेंट, और इन डेट्स को रीपे करने में भी एक फाइनेंशियल दिक्कत, एक इंस्टेबिलिटी आएगी और डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इंक्रीज करेंसी एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, एक और समस्या। अगर डॉलर की तरफ से इकोनॉमीज और कंट्रीज अपना पल्ला छुड़ा के भागने की कोशिश करेंगी, पीछे जाने की कोशिश करेंगी, तो जो एक और दिक्कत का उन्हें सामना करना पड़ेगा वो है इंक्रीज करेंसी एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। जो वो मतलब अपनी करेंसी के जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत सारे ऐसे ही डॉलर्स में ही ये एक्सचेंज किए जाते हैं, तो उसमें वॉलेटिलिटी आएगी। ट्रांजिशन पीरियड में सी हाईलाइटेड वॉलेटिलिटी, जिस वक्त ये ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे उस वक्त वॉलेटिलिटी नजर आएगी। एंड द चैलेंजेस फॉर कंट्रीज विद द लेस डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट, जो मार्केट्स अभी कम डेवलप्ड हैं उनको और ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब और क्या चीजें हैं कि और दिक्कतें क्या हैं, कि अभी जो ब्रॉडली इन चीजों को देख के हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें ये समझ आ रहा है कि इतना भी आसान नहीं है कि एकदम से डॉलर से पीछा छुड़ा लिया जाए, या एकदम से लोग अपनी अपनी करेंसीज के ऊपर आ जाएं कि आज हमने डिसाइड किया कि, मतलब हालांकि इंडिया कर रहा है, इंडिया और यूई, पर वो बहुत सारे डायनेमिक्स, बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस को देखने के बाद किया जाता है। ऐसे नहीं कि दो कंट्रीज कल खड़ी होकर ये बोलें कि हम अपनी करेंसीज में ट्रांजैक्शंस करेंगे, जिसके रीजंस हमने देख लिए कि उनका डेट की जो वैल्यूएशंस है वो पूरी तरीके से ऊपर नीचे हो जाएंगी, उनके ट्रांजैक्शंस करने के तरीकों पे दिक्कतें आएंगी, जो कमोडिटीज दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे दिक्कतें आएंगी। तो क्लियर ऑल्टरनेटिव्स का अभी भी अब्सेंस है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही। इसके अलावा जो चीजें अगर ये कहे कि मैं डॉलर को रिप्लेस कर दूंगी, जो लोग ये कह रहे हैं, जो चाहे वो ब्रिक्स हो या जैसे भी हो, तो उसमें क्या दिक्कतें हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। कि पोटेंशियल कंटेंडर्स हैं यूरो, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड, ये हैं, लेकिन
ये बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है यूएसए की इकोनॉमी और यूएसए की पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा लिंक्ड है यूएसए से। अगर यूएसए में कोई इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस इन कंट्रीज पे नजर आएगा। अगर वहां की इकोनॉमी डीरेल होती है तो उसका डायरेक्ट असर इन कंट्रीज पे आएगा। तो इन अ वे इन कंट्रीज का एक सपोर्ट हमेशा से यूएसए की इकोनॉमी की तरफ, यूएसए के डॉलर की तरफ रहेगा। सेकेंडली, तो ऑब्स्टेकल्स फॉर अदर करेंसीज, चाहे वो चाइनीज युआन है तो चाइनीज युआन फेसेस अ कैपिटल कंट्रोल्स एंड लिमिटेड कन्वर्टेबिलिटी इशू। उसके साथ कन्वर्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है और जो कैपिटल है वो भी कंट्रोल्ड वे में ही प्रोड्यूस की जाती है। एंड द चैलेंजेस विद डी डॉलराइजेशन इनिशिएटिव लाइक ब्रिक्स करेंसीज, अब इनके साथ क्या इशू है, क्योंकि बहुत सारे ब्रिक्स के नेशंस जो है ना वो दे लैक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। कैसे? बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स पॉलिटी एंड डाइवर्स इकोनॉमी। तो 5 कंट्रीज जो इतनी ज्यादा डाइवर्स हैं अपनी अपनी चीजों में, अपनी अपनी इकोनॉमी, अपनी पॉलिटी को लेके, इन कंट्रीज में एक कोहेसिवनेस बना पाना वो बहुत मुश्किल है। वो भी ऐसे कि हम एक इस मॉनेटरी सेटअप को हम अपनाएंगे और वो मॉनेटरी सेटअप इन सारी चीजों को कंसिडर करेगा, वहां के कल्चर को, वहां की पॉलिटिक्स को, वहां की इकोनॉमी को। तो वहां पे कंसेंसस लेके आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस क्रिप्टो करेंसी की हमने बात की कि वो डॉलर्स के साथ, डॉलर जिस तरीके से स्टेट कंट्रोल्ड है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड, अपने क्रिप्टो करेंसीज अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहते हैं, जिसपे किसी का डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं है, पर हर चीज को एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो क्रिप्टो बेस्ड सॉल्यूशंस, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज आर पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स बट द करंट लिमिटेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब जो एक चीज क्रिप्टो करेंसी को आगे लेके जाती है वो एक आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई लेके जाता है। बट जिस तरीके के हैक्स और जिस तरीके की रेगुलेटरी स्क्रूटनी दुनिया भर से, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इंडिया हो फॉर दैट मैटर, या दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज हो, या एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो आईएमएफ की तरफ से या फैटएफ की तरफ से, तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाना इसके लिए इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो कंक्लूडिंगली, ऐसी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के बाद इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हासिल करने की चाह तो बहुत अच्छी है, बहुत हसीन है, बहुत बहुत हर कोई चाहता है, बट उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये हमने देखे कि ये इतना भी आसान, इतना भी इजी नहीं रहेगा। तो कंक्लूडिंगली, इस वक्त जो यूएसए की करंट डोमिनेंस है वो ऐसा लगता है कि फिलहाल तो बनी रहेगी। द यूएसए इज द बैकबोन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड ऑफर स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट को जिस स्टेबिलिटी और जिस क्रेडिबिलिटी की जरूरत है वो अभी यूएसए का डॉलर देगा। और अगर किसी को भी अब थोड़ा बहुत मार्केट का समझ या कुछ ऐसा है, तो कभी भी मार्केट्स वॉर से नहीं डर रही हैं। अभी तो यूएस रशिया की वॉर, रशिया यूक्रेन की वॉर चली आ रही है, तो बट वो प्राइज इन हो चुका है। मार्केट्स डरती हैं हमेशा इनस्टेबिलिटी से, हमेशा कि आगे क्या होने वाला, अनसर्टेनिटी से। और वही वो जो अनसर्टेनिटी ना ऑफर करके जो स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफर करता है यूएसए का डॉलर, उसको छोड़ पाना अभी इकोनॉमीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑल्टरनेटिव्स का एब्सेंस है, ये हमने देख लिया। नो अट्रैक्टिव रिप्लेसमेंट फॉर द करेंसीज अवेलेबल। यूएस डॉलर्स सुप्रीमेसी इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर नाउ। अभी ये शायद वैसे ही चलता रहेगा। यूएसए डॉलर्स पोजीशन ऑन इट्स स्टेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। वो जो दूसरे ऑप्शंस हमने अभी तक देखे हैं उस पर वो सारी बनी हुई। और जो वॉलेटिलिटी की बात हो रही है कि जो दूसरी कंट्रीज अपने ऑल्टरनेटिव्स को प्रोवाइड कर रही है, वो अभी भी वॉलेटाइल है, ये पूरी तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो ब्रॉडली ये डी डॉलराइजेशन ऑफ यूएस एक रियलिटी है, चाहे वो इंडिया यूएई की डील हो, चाहे वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की बातचीत हो, चाहे वो रशिया और ईरान के बीच की बात हो जिसमें वो अपना एक स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं, गोल्ड बैक। तो विद टाइम ये लग रहा है कि जिस तरीके से यूएसए की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, यूएसए डेट क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अलावा अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रिटी और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की को ढूंढ रही है, उसकी बात कर रही है। पर उसकी तरफ जा पाना एकदम से एक स्विच में वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो नई टेक्नोलॉजीज है उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जहां पे इकोनॉमी, चाहे वो ब्रिक्स की कंट्रीज करना चाहें, उन इकोनॉमीज के पास एक कोहेसिवनेस होनी चाहिए, एक बीच का रास्ता जिसपे वो रोप जिसपे वो अपनी कल्चर, अपने इकोनॉमी, अपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को लेके चल सके। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर लगी तो प्लीज कॉमेंट इट डाउन बिलो। अंटिल देन कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग, थैंक यू सो मच, तथास्तु।